मैंने कई युद्धों पर विश्लेषण किया है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा पर्सनल है। और उसकी वजह ये है कि कल सुबह तक मैं खुद अपने परिवार के साथ दुबई में था। हमारे होटल से कुछ ही दूर पाम आइलैंड पर एक होटल में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। हमारी फ्लाइट सुबह सुबह ही थी। खुशकिस्मती से हमारी फ्लाइट ने समय पर उड़ान भर ली और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 घंटे बाद हमें बताया गया कि फ्लाइट में देरी होगी। क्रू के चेहरों पर जो तनाव था और उनकी फुसफुसाहट से हमें ये अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और कुछ ही देर में ये बात साफ हो गई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। उस एक पल के लिए तो मन में बस यही ख्याल आया कि कहीं हमारी फ्लाइट का रास्ता भी उसी इलाके से तो नहीं गुजर रहा जहां ये मिसाइलें दागी जा रही हैं। खैर, जब हम उतरे तब जाकर इस तबाही के असली मंजर का अंदाजा हुआ। शाम होते होते तस्वीरें और वीडियोज आने लगे। दुबई एयरपोर्ट पर हर तरफ धुआं ही धुआं था। उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थीं। बुर्ज खलीफा के पास आसमान में ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था और वो जो मशहूर बुर्ज अल अरब होटल है, उस पर इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा गिर रहा था, जिससे आग लग गई थी। ये सब देखना बहुत ही चौंकाने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे ही परिवार के कुछ लोग, जिनकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद थी, वो अपनी फ्लाइट नहीं ले पाए और अभी भी दुबई एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक राहत की बात यह रही कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत साबित हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान से जो 1137 मिसाइलें दागी गईं, उनमें से 1132 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो जो ज्यादातर नुकसान हुआ है वो इन रोकी गई मिसाइलों या ड्रोन के मलबे के गिरने से ही हुआ। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कैसे एक इलाका कुछ ही घंटों में जंग के मैदान में तब्दील हो गया? चलिए इस पूरी तस्वीर को जरा समझते हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के ठिकाने पर भी सीधा हमला हुआ है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो मारे गए हैं। ये खबर खुद ईरान के सरकारी टीवी ने दी है। इस हमले में उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई है। देखिए, अमेरिका और इजराइल के इस हमले को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई एक दिन का हमला नहीं है, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन है। इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया, जिसमें सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा तो किया था 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का, लेकिन निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस ही नहीं थे। दुबई, कुवैत और बहरीन में आम नागरिक इलाकों, 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी टारगेट किया गया। और बहरीन में तो अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के बेस पर सीधा हमला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग का असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या होगा, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जरा सोचिए, जिन खाड़ी देशों पर ये मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। इनमें हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अकेले इजराइल में ही 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब सीधे सीधे एक और वॉर जोन में फंस गए हैं। और अगर ये स्थिति एक पूरी तरह से जंग में बदल जाती है, तो इसका आर्थिक असर बहुत ही भयानक होगा। भारत अपने कच्चे तेल का 50% से ज्यादा हिस्सा हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के रास्ते से मंगाता है, और अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जानकार इसे भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनारियो बता रहे हैं, मतलब एक बुरे सपने जैसा। सोचिए, एक के बाद एक क्या होगा। तेल की सप्लाई रुकेंगी तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, शिपिंग के रास्ते बंद होंगे तो हर चीज की लागत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई बेकाबू हो सकती है। और इन सब का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और रुपए की कीमत पर पड़ेगा। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये रातों रात शुरू नहीं हुआ है। इसकी नींव पिछले कई महीनों से रखी जा रही थी। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2025 में, जब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और वहां इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। फिर फरवरी की शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद हालात सुधर जाएं। हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। लेकिन अगले ही दिन उस उम्मीद पर बम बरसने लगे। और इस हमले की टाइमिंग भी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर थे और उनके लौटने के ठीक 2 दिन बाद ये हमला हो गया।
बाद में इजरायली रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस हमले की योजना तो हफ्तों पहले से बन रही थी, जिससे इस दौरे की टाइमिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब जबकि ईरान का सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या इससे वाकई शांति आएगी? इस हमले के पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि ये ईरान के तानाशाह को हटाने और वहाँ के लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाने के लिए किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरानी लोगों की आज़ादी की घड़ी आ गई है। लेकिन ये तर्क हमें इतिहास की याद दिलाता है। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी दोनों ही क्रूर तानाशाह थे, लेकिन जब बाहरी ताकतों ने दखल देकर उन्हें सत्ता से हटाया, तो इराक और लीबिया दोनों ही देश दशकों तक चलने वाले युद्ध और अस्थिरता में डूब गए। वहाँ के आम लोगों के लिए हालात पहले से भी बदतर हो गए और नए आतंकवादी संगठनों को पनपने का मौका मिल गया। तो अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान का हश्र भी इराक या लीबिया जैसा ना हो। ऊपर से देखने पर शायद ये लगे कि एक तानाशाह का मारा जाना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई बाहरी शक्ति इस तरह से हस्तक्षेप करती है तो हालात अक्सर और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो सवाल यही है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा, शांति और लोकतंत्र या फिर एक और नाकाम राष्ट्र?